तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के डेली इकोनॉमी न्यूज़ चैनल पर डेली इकोनॉमी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ हम इस चैनल पर डेली डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स की जो न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही हो और या फिर न्यूज़पेपर में आई हो और हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो, तो हम उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज डेट है 28 जून 2023। आप सब लोगों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। आज दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम हमारी पहली न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है, एच डी एफ सी बैंक मर्जर 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। 1 जुलाई 2023 से इफेक्ट होगा। तो ये क्या न्यूज़ है, एच डी एफ सी बैंक में कोई अंतर है क्या, इन सब के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दो संस्थाएं हैं। सबसे पहले तो एक था एच.डी.एफ.सी कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इस संस्था के नाम से क्या स्पष्ट होता है कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये हाउसिंग के सेक्टर में काम करती है, घर निर्माण के, हाउसिंग जो घर बनाते हैं उसके सेक्टर में काम करती है। बेसिकली ये संस्था क्या करती थी, एच.डी.एफ.सी की जब 1977 में स्थापना हुई तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एच.एफ.सी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये घर निर्माण के लिए लोन वगैरह दिया करती थी। स्पेशली इंडिविजुअल पर्सन को तो देती थी, साथ में जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, सोसाइटी वगैरह बनती है, तो ये बिल्डर को क्या चाहिए, बहुत बड़े मात्रा में पैसा चाहिए। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को ये एच.डी.एफ.सी जो फाइनेंस किया करती थी, बिल्डर को फाइनेंस किया करती थी। ये चल रहा था, इसका काम बढ़िया काफ़ी। एच.डी.एफ.सी का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इसका नाम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही सही। और इसके चेयरमैन थे दीपक पारेख। दीपक पारेख का आपने नाम सुना होगा। भारत में फाइनेंस के सेक्टर में इनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे इंडिया में जिनको इतने सम्मान के साथ देखा जाता है, चाहे दीपक पारेख हो, चाहे वो के.वी. कामत साहब हो, चाहे वो उदय कोटक हो। कुछ ही लोग हैं जिनका इतना रेस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है। एक फिर इसी प्रकार से दोस्तों, जब आप लोगों को पता है कि 1990 में क्या हुआ था, 1990 में भारत में एलपीजी को लागू किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी के तहत क्या किए गए थे, बैंकों को लाइसेंस दिए गए थे, प्राइवेट बैंक के लिए। तो इसी क्रम में इसी एच.डी.एफ.सी ने क्या किया, अपने अलग से एक खोली कंपनी और 1994 में बैंक के लिए लाइसेंस ले लिया। बैंक के लिए क्या किया, लाइसेंस ले लिया, जिसको हमने क्या कहा, एच.डी.एफ.सी बैंक का। आप सब लोग जानते होंगे एच.डी.एफ.सी बैंक है ना, वर्तमान में इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक कौन सा है, तो आप कहोगे कि एच.डी.एफ.सी बैंक है। तो दोनों ये अलग अलग काम करती थी। एच.डी.एफ.सी बैंकिंग जो कॉर्पोरेशन थी, ये बेसिकली बैंक नहीं है, ये तो एन.बी.एफ.सी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, जो हाउसिंग के सेक्टर में काम करती थी, हाउसिंग सेक्टर को लोन प्रदान करती थी। जो लेकिन बाद में इसी कंपनी ने क्या किया, 1994 में अलग से बैंकिंग का लाइसेंस ले लिया और ये बैंक के रूप में काम करने लगी। भाई एक संस्था कई काम कर सकती है, जैसे टाटा है, टाटा का कार भी बनाती है, टाटा मोटर्स करके, बनाती नहीं बनाती। टाटा का अलग से एक सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, और टाटा की डिफेंस में कई सारी कंपनी। तो एक ग्रुप कई काम कर सकता है, लेकिन हर काम के लिए अलग अलग परमिशन चाहिए। ऐसे ही एच.डी.एफ.सी का जो ये एन.बी.एफ.सी का है, तो इसकी अलग परमिशन ली। लेकिन जब इसी ने निर्णय किया कि मैं बैंक खोलूँ, तो बैंक के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ा। तो ये दोनों अपने अपने सेक्टर में काम करते रहे। इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में था। लेकिन बाद में अभी जो लास्ट ईयर था, अप्रैल 2022 में, इन्होंने निर्णय लिया कि भाई जब दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, मोटा मोटी एच.डी.एफ.सी भी, जो एन.बी.एफ.सी वो भी लोन का देने का काम करती है हाउसिंग सेक्टर में, तो अलग अलग की क्या जरूरत है, तो दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो एच.डी.एफ.सी और एच.डी.एफ.सी बैंक को मर्ज कर दिया जाए, दोनों को मिला के एक ही एंटिटी रखी जाए। इसके लिए फिर इन्होंने कई जगह परमिशन ली, भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन चाहिए रहती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो सीसीआई है उससे परमिशन चाहिए, आरबीआई के गवर्नर या आरबीआई से परमिशन चाहिए। तो परमिशन इन्होंने लेने का प्रयास कर लिया सारा। अब एक आज की न्यूज़ है, जो दीपक पारेख हैं एच.डी.एफ.सी के चेयरमैन, इन्होंने कहा है कि भाई जो ये हमारा जो मर्जर हो रहा है, ये 1 जुलाई से मोस्ट प्रोबेबली संभव है कि 1 जुलाई 2023 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो दोस्त लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप हम चलते हैं अब इसको एक बार पीपीटी से देखते हैं।
तो देखो न्यूज़ क्या थी, एच डी एफ सी बैंक मर्जर लाइकली टू बी इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1। तो हमने दो चीज़ें देख ली, एच लिमिटेड अलग थी, ये तो क्या करता था, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेसिकली क्या करता था, हाउसिंग सेक्टर में लोन दिया करता था। और ये एक एनबीएफसी थी, ये आम जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती। एनबीएफसी और बैंक में अंतर बेसिकली ये होता है कि एनबीएफसी सामान्यतः जो कॉमन मैन है उनसे डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती, जबकि बैंक डिपॉजिट ले सकते। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, जिसको हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। इट इज़ द इंडियन प्राइवेट सेक्टर मॉर्गेज लेंडर है बेसिकली। मॉर्गेज का कुछ नहीं मतलब है, मॉर्गेज का मतलब आप जब उधार दो कुछ गिरवी रखते हो तो उसको मॉर्गेज करना कहते हैं, उस संपत्ति को जो क्या है, तो जैसे घर है, अब मैंने घर हाउसिंग लोन लिया 20 लाख का, तो अभी लोन नहीं चुकेगा ना तब तक एक घर है ना, जो घर मैंने घर बनाया, ये बैंक के पास मॉर्गेज रहता है। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखता है। जिस दिन है ना मैंने पूरा लोन चुका दिया, उस दिन आपको आपके डॉक्यूमेंट वापस लौटा दिए जाएंगे और आप उसके घर के मालिक बन जाओगे। तो इसके चेयरमैन कौन थे, दीपक पारेख। याद रखना दीपक पारेख एचडीएफसी जो लिमिटेड है, एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके चेयरमैन है, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन नहीं है। इसी क्रम में बाद में 1994 में इन्होंने क्या किया है, अलग से बैंक का लाइसेंस ले लिया, जिसका भी हेडक्वार्टर का मुंबई है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है बताओ, एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन कौन है, अतानु चक्रवर्ती साहब है, चक्रवर्ती। ये आईएएस है, आईएएस से रिटायर्ड हो गए शायद, पर आईएएस से भारत सरकार में भी अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी भी रहे। तो वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती साहब है। और सीईओ जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ है ना, वो जगदीश शशिधरन जी है। ये नाम भी चाहे तो आप याद रख सकते हो। फिर देख सकते हैं अप्रैल 2022 में जो मर्जर का अनाउंस किया गया, ये इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा मर्जर है। इतना बड़ा मर्जर आज दिन तक इंडिया में कभी नहीं हुआ। इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में लार्जेस्ट मर्जर हो रहा है ये, और 1 जुलाई 2023 से ये लागू हो जाएगा। ये दोस्तों आज की न्यूज़ थी ये पहली, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है सीसीए का बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा हम सीसीए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमको जानना आवश्यक है। सीसीए की फुल फॉर्म होती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीसीए के देते हैं। तो देखो दोस्तों क्या है ना, भारत में आप सब जानते हो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ पर सर्वोच्च कौन होता है, सर्वोच्च कैबिनेट की डिसीजन होती है। तो भारत में कई सारी कैबिनेट की कमेटी बैठी हुई है अलग अलग काम के लिए, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट सीसीए, ऐसे एक कमेटी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो ये अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेती है। ऐसे इकोनॉमी के क्षेत्र में सबसे जो सर्वोच्च संस्था यही है सीसीए। जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं ना भारत में अर्थ इकोनॉमी के मामले में, वो सबसे ज़्यादा फाइनल डिसीजन कहाँ पर लिए जाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए जाते हैं, जिसके हेड सब जानते हैं। कैबिनेट कमेटी के हेड पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो जितने भी जैसे कि भारत में जैसे कोई मान लो बड़ी स्कीम लागू करनी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट में खर्च करना है, तो सबको सीसीए की परमिशन चाहिए रहती है। बिना सीसीए के परमिशन के कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इकोनॉमी का कोई भी लागू नहीं हो पाता। इसी प्रकार से देखो कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, भारत सरकार पैसा खर्च करती है, प्रोजेक्ट होते हैं। सपोज करो जैसे कि कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, या फिर कोई जैसे सपोज करो पावर मिनिस्ट्री है, अब ये ग्रिड बनाना चाहती है, कोई पावर की ग्रिड बनाना चाहती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। तो फाइनेंशियल पावर कैसे किसके पास कितनी होती है, इस संबंध में 2016 में कुछ नियम बनाए थे। 2016 में कोई नियम बनाए थे, जैसे सपोज करो अगर पावर मिनिस्ट्री का कोई मामला है, कोई डिसीजन लेना है, तो जो पावर मिनिस्टर है ना, ये 500 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर सकता है। सपोज करो पावर मिनिस्ट्री में, या फिर सपोज करो होम मिनिस्ट्री में कोई स्कीम चल नहीं पड़ी, अगर वो 500 करोड़ के अंदर तक है, तो जो संबंधित डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है ना, वो उसको सैंक्शन देता है, मंजूरी दे देता है। लेकिन सपोज करो 700 करोड़ का मैटर है, तब फिर वो मिनिस्टर के पास पावर नहीं होती, फिर ये जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के पास। फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी प्रोजेक्ट को जिसकी लागत कॉस्ट 500 से 1000 करोड़ हो, 500 से 1000 करोड़ हो, तो ये परमिशन दे सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर देता है। अगर 1000 करोड़ से कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सपोज करो कोई देश में 2000 करोड़ का कोई पोर्ट बनना है, तो फिर उसको ना वो शिपिंग मिनिस्टर परमिशन नहीं दे सकता है। शिपिंग मिनिस्टर की पावर केवल 500 करोड़ है, फाइनेंस मिनिस्टर की पावर है 500 से 1000 करोड़ तक। 1000 करोड़ तक जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो सीसीई में जाते हैं। कोई 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसको जो परमिशन देगा वो सीसीए देगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, 1000 करोड़ से अधिक के मामले में। लेकिन दोस्तों इससे क्या होता है, डिले होता रहता है काफी। क्यों भाई, पावर मिनिस्टर का मामला है, पावर डिपार्टमेंट का, तो पावर मिनिस्टर तुरंत साइन कर सकता है। लेकिन कैबिनेट कमेटी की तो बहुत कम मीटिंग होती है, सीसीए की मीटिंग तो महीने 2-3 महीने में एक बार होती है। तो उससे क्या होता है, पेंडेंसी बढ़ती है, पेंडेंसी बढ़ती है, प्रोजेक्ट की सैंक्शन के लिए वो प्रोजेक्ट डिले होते हैं,
जिससे क्या होता है उनकी लागत बढ़ती है। तो भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि भाई हम जो ये 1000 की लागत है ना उसको बढ़ा के 2000 कर दें, मतलब 2000 करोड़ का मामला ही सीसी के पास आएगा, उसके नीचे नीचे तो ये मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ही निपटा लेंगे। तो ये ऐसा एक विचार किया जा रहा है, आने वाले टाइम में जब इसको लागू किया जाएगा तब आप उस न्यूज़ पे बने रहें और नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो देखो देख सकते हैं न्यूज़ थी CCA नोड में नोड भी नीडेड फॉर प्रोजेक्ट्स अप टू 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के लिए जो CCA की जो परमिशन थी वो आवश्यक नहीं होगी, जिसको अभी वर्तमान में ये लिमिट 1000 करोड़ है, इसको बढ़ा के 2000 करने का प्रपोजल है, लागू नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कई सारी कैबिनेट कमेटी होती है, सिक्योरिटी पे होती है, अपॉइंटमेंट पे होती है। तो जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड मेजर डिसीजन है ना, जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं सारे डिसीजन एक CCA द्वारा लिए जाते हैं। जैसे MSP का डिसाइड, आप सबको मैंने पढ़ाया था MSP, CSCP तो रिकमेंड करता है लेकिन फाइनल परमिशन कौन देता है? तो वो CCA देती है। वर्तमान में जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की जो परमिशन है उसकी मैंने बताया लिमिट, अगर 500 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है तो जिस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है वो मिनिस्टर देगा। 500 से 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास फाइल जाएगी, वो इसको परमिशन देगा। 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है तो CCA उसको परमिशन देगी। गवर्नमेंट अब इस लिमिट को बढ़ा के क्या कर रही है? 1000 से बढ़ा के 2000 करोड़ करने का प्रयास कर रही है। अब ये कंफर्म नहीं है लेकिन जल्दी हो जाएगा शायद इसको, तो आप इसको न्यूज़ को ध्यान रख सकते हैं। वाई फॉर फास्टर क्लियरेंस, भाई जल्दी जल्दी परमिशन मिले। CCA की मीटिंग बहुत कम होती है। ये जो मिनिस्टर है वो तो डिपार्टमेंट दिल्ली बैठता है, दिल्ली साइन कर सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने डिपार्टमेंट दिल्ली बैठ सकता है। लेकिन जो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स जिसमें प्रधानमंत्री के साथ कई सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो तो कभी कभार मीटिंग होती है, महीने में 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है। तो इसलिए क्या होता है जो प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उसकी लागत बढ़ जाती है। तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बढ़ा के 2000 करोड़ कर रही है। आप लोग यहाँ तक, ये आज की दूसरी न्यूज़ थी हमारी, ये हमारी समाप्त हो चुकी है। अब आज की एक और न्यूज़ है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक डेटा जारी किया है करंट अकाउंट डेफिसिट का। करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा जारी किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया? 31 मार्च 2023। ठीक है, इतनी बात थी। आप जानते हो एक साल को 4 क्वार्टर में बांटते हैं। क्वार्टर वन कब से कब होगा? अप्रैल मई जून, अप्रैल से जून। क्वार्टर 2 होगा, ऐसे क्वार्टर 3 होगा। क्वार्टर 4 कब से कब होगा? जनवरी से मार्च होगा। तो इन्होंने क्या किया, RBI ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा रिलीज किया है, एक तो क्वार्टर 4 के लिए किया है, इस वाले क्वार्टर के लिए, साथ में 3 क्वार्टर के लिए पहले डेटा थे, तो साथ में 4th के साथ में पूरे साल का भी डेटा जारी किया है। तो आपको क्वार्टर वाटर का तो याद नहीं रखना। देखो इकोनॉमिक्स में जो भी क्वार्टर की अपडेट होती है उसको हमको ध्यान नहीं रखना, भाई क्वार्टर 1 में ये हुआ, क्वार्टर 2 में ये हुआ, ये नहीं, ओवरऑल ईयर में हर साल क्या उसका वो नेचर रहा है, उस चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ता है। ईयरली डेटा को हमको इंपॉर्टेंट होता है, क्वार्टरली डेटा कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऐसे महंगाई का हर महीने डेटा आता है, इतना बढ़ के घट के, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमको सालाना ट्रेंड देखना रहता है, भी साल भर पूरे साल भर में महंगाई क्या रही, बढ़ी घटी, ऐसा ध्यान रखना रहता है। बस यही एग्जाम में पूछा जाता है, ईयरली ट्रेंड। क्वार्टरली मंथली ट्रेंड कभी भी नहीं पूछा जाता, उस डेटा को हमको याद नहीं करना। तो मैं क्वार्टर 4 के डेटा के बारे में चिंता नहीं करूंगा। मैं तो ये उद्देश्य है इसको पढ़ाने का कि भाई 2022-23 में टोटल कितना रहा, ये फिगर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यही याद रखना है, क्वार्टर 4 का याद नहीं रखना। तो उन्होंने डेटा रिलीज किया क्वार्टर 4 के लिए, साथ में पूरे साल के लिए 2022-23 से उसके लिए पूरा डेटा रिलीज किया है। अब आप लोग सबसे पहले देखो न्यूज़ देख सकते हैं, CAD डाउन टू 2% ऑफ GDP इन क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, और साथ में इसने फाइनेंशियल ईयर 23 का पूरा डेटा भी जारी किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे CAD क्या है, ये क्या हो गया, तो एक बार मैं शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा। अभी मैंने कल ही इसको डिटेल में वीडियो पे चैनल पे समझाया था, आप वहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंसेप्ट होता है, इसको BOP कहते हैं। दुनिया का हर देश, सपोज करो दुनिया का हर देश, जैसे ये इंडिया है, इंडिया कुछ चीज़ें US को एक्सपोर्ट करता ही होगा। जैसे हमने यहाँ से गेहूँ चावल बेच दिया तो कुछ पैसा आएगा, समझ को $100 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इंडिया यहाँ से कुछ इंपोर्ट करता ही ये सब चीज़ें। दुनिया का हर देश कोई ना कोई इंपोर्ट करता है, तो बदले में हमको पैसा देना पड़ेगा $50, समझ को 50-60 कितना भी हो सकता है। तो ये जो एक देश दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन करता है ना, इसको लेन देन का जो रिकॉर्ड रखते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको BOP कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल, एक देश दूसरे देश के साथ जो ट्रांजेक्शन करता है, जिससे पैसे का लेन देन होता है, डॉलर का लेन देन होता है, उसको BOP कहते हैं, उसको रिकॉर्ड रखता है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सपोज को इस मामले में तो इंडिया के पास फर्स्ट केस में तो पैसा आया प्लस $100,
दूसरे में गया गया तो यहाँ से हमारे देश से कम हुआ -$50, तो ओवरऑल हमको क्या फायदा हो गया, $50 का फायदा हो गया। तो बताओ हर देश क्या चाहेगा, कौन सा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो? तो सर हर देश चाहेगा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ताकि डॉलर ज़्यादा है तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए। कम होगा तो फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम कहाँ से खरीदेंगे? समझ करो ये -150 होता तो फिर 50 कहाँ से लेके आते? 50 कहाँ से लेके आते? उसी को क्या कहते हैं, बीओपी संकट कहते हैं। जब हमारे देश में डॉलर खत्म हो जाते हैं तो हम फॉरेन से इंपोर्ट नहीं कर पाते, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो जाएगा, संकट पैदा हो जाएगा। अब हम इंपोर्ट कहाँ से करें? ये बात ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आज हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारा उद्देश्य भी नहीं है, हमारा टॉपिक भी नहीं है। करंट अकाउंट वो होता है जिसको सालाना लेन देन होता है, जिसका इम्पैक्ट उसी साल होता है, अगले साल जिसका इम्पैक्ट नहीं होता। सपोज करो इंडिया ने यूएस से 100 कार मंगाए, पैसे दिए, बात खत्म होगी। अब अगले साल इन कार का डॉलर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने लोन लिया, सपोज करो इंडिया ने यूएसए से $100 का लोन लिया, तो अब अगले 10-20 साल तक उसको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको भी फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो ये ट्रांजेक्शन है ना, उसका इम्पैक्ट अगले सालों तक भी जाता है। तो अगर वो जाता है तो उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, कैपिटल अकाउंट पढ़ना नहीं है। कैपिटल अकाउंट के, करंट अकाउंट के दो भाग होते हैं। एक तो ट्रेड अकाउंट होता है, ट्रेड अकाउंट या इसको विजिबल अकाउंट भी कहते हैं। इसमें जो देखने वाली वस्तु है ना, उनका लेन देन होता है। गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। गुड्स का, वस्तुएं जो हम देख सकते हैं, कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ का हम एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ का हम इंपोर्ट करेंगे। अब बताओ एक्सपोर्ट बढ़िया कि इंपोर्ट बढ़िया? एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है। इंडिया का रिकॉर्ड है। तो ये क्या होगा, डेफिसिट में होगा। इसको क्या कहते हैं, घाटे में जाएगा यहाँ पर पैसा हमारा। ठीक है। दूसरा होता है विजिबल अकाउंट, इनविजिबल, जिसको देख नहीं सकते लेकिन पैसा आ रहा जा रहा है, लेकिन सामान नहीं आ रहा जा रहा है। जैसे सर्विस सेक्टर, बेंगलोर में बैठ के कोई व्यक्ति, कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बेच रही है अमेरिका को, कोई सॉफ्टवेयर को कोई देख नहीं सकता ना। तो सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है। एक होता है इनकम। इनकम के 3 पार्ट होते हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप मोटा मोटी चीज समझ लो। डिविडेंड होता है, एक ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर में रेमिटेंसेज होता है। रेमिटेंस मतलब जो इंडियन फॉरेन में काम करते हैं वो इंडिया में पैसा भेजते हैं। केरला की नर्सें काम करती है मिडिल ईस्ट में, वहाँ से पैसा भेजते हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में काम करते हैं, कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में, वहाँ से पैसा इंडिया में भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो हमारा नेगेटिव है, यहाँ से पैसा जा रहा है मतलब हर साल। लेकिन ये इनविजिबल अकाउंट क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। ट्रांसफर में पैसा आता है, इनकम सर्विस में आता है। लेकिन ओवरऑल है ना, भारत में करंट अकाउंट में पैसा जाता है, नेगेटिव रहता है, घाटा होता है इसमें। इसी को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या कहते हैं, चालू खाते में घाटा है, चालू खाते में घाटा है। तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। घाटे का क्या मतलब है, डॉलर जा रहा है हमारे यहाँ से। अगर ऐसे 2-4 साल रेगुलर घाटा चलता रहेगा तो हमारे पास से डॉलर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से कैपिटल अकाउंट से भरपाई करते हैं। लेकिन हमारे ये तो पक्की बात है कि हमारे पास में हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। अब ये कितना रहे, देखो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता है, कच्चा तेल मंगाना है, या फिर कई सारी मशीनरी की आवश्यकता है, वहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। लेकिन लगभग ये 3% ऑफ जीडीपी तक इसको एक्सेप्टेबल होता है कि भाई हम साल में जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 3% तक अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो ये मैनेजेबल होता है हमारा। हम इसको करंट अकाउंट को कहाँ से बढ़ लेंगे, कैपिटल अकाउंट में। जो कैपिटल अकाउंट देखा ना आपने, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रहता है, इंडिया का पैसा आता ही आता है, तो इससे भरपाई कर लेते हैं हम 3% तक। तो यही अभी जो लेटेस्ट में डेटा आया, जो वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त हो चुका, इसका डेटा अब जाके आया जून में इसका डेटा आया, मतलब 2-3 महीने के बाद में इसका डेटा आया है। इन्होंने ये कहा कि भाई Q1 में तो पहले डेटा आ गया, Q2 का भी आ गया, Q3 का भी आ गया, Q4 का भी आ गया। Q4 का कल जारी किया कि भारत में Q4 का जो क्या कहते हैं CAD, वो 0.2% ऑफ जीडीपी रहा है। और पूरे साल का ये चारों क्वार्टर को मिला दो तो ये 2% ऑफ जीडीपी में रहा है, 2% ऑफ जीडीपी रहा है। तो ये ठीक है, इंडिया की स्थिति बहुत बुरी नहीं है। 2% to 3% तक जो CAD होता है चालू खाते का घाटा, वो मैनेजेबल होता है। इतना पैसा हम कैपिटल अकाउंट से भरपाई कर सकते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर यही CAD 3% के ऊपर चल जाता, 4%, तब फिर हमारे पास चिंता की बात होती है। इसका मतलब होता कि हमारे पास बहुत ज़्यादा घाटा है, अब हम भरपाई कैसे करेंगे। तो हमारा क्या होगा, जो जैसे हमारे पास जो डॉलर का भंडार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए 2% में चिंता करने की बात नहीं है, ये ठीक स्थिति है, इंडिया की ओके स्थिति है। तो दोस्तों ये डेटा आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल 2022-23 में जो हमारा CAD कितना रहा, तो 2% ऑफ जीडीपी रहा। सिंपल बात है, Q4 वगैरह का डेटा याद नहीं रखना, क्वार्टर का डेटा कभी भी याद नहीं रखता। तो दोस्तों मैं डेली आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आपको हमारे पसंद आ रहे हैं वीडियो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने ज़्यादा दोस्तों को बताएं, जो दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, चाहे वो बैंक पीओ की हो, चाहे वो बैंक क्लर्क की हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो यूपीएससी की, चाहे वो स्टेट पीसी, कोई भी एग्जाम है जहाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आ रहा है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की, वो उस सबके लिए ये वीडियो बहुत काम करेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।